देख राजा बोल रहा है इन्विटेशन टू ऑफर. व्हाट डू यू मीन बाय इन्विटेशन टू ऑफर? हम एक आदमी को ऑफर दे रहे हैं कि वो आके मेरे को ऑफर दे. दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर. सिंपल समझ. ओके. हम राजा को बोल रहे हैं अगर तेरे को चाहिए तो मेरे को तुम आके बोलना कि तेरे को चाहिए क्या. मतलब हम तेरे को बोल रहे हैं कि तुम आके मेरे को ऑफर कर, फिर हम डिसाइड करेगा कि हम तेरे को देंगे या नहीं. समझा बात? जिसका बेस्ट एग्जांपल है बिडिंग का कॉन्ट्रैक्ट. बिडिंग में यही होता है. जो लोग बोली लगवाते हैं, बिडर बिडिंग कराने वाले, वो लोग पब्लिक को बोलते हैं कि जिसको जिसको चाहिए इस दिन बोली का दिन है, वहां आना और बिडिंग करना. अब तुम लोग 10 जन आके बिडिंग करना, फिर जो जिसका बिडिंग हाईएस्ट होगा हम उसको बेचेगा. यही होता है ना बिडिंग में. तो बेटा जी तुम बिडिंग किया, अभिषेक सर बिडिंग किए, और 10 लोग बिडिंग किया. हम तुमको बुलवाया बिडिंग करने के लिए. हम तुमको इनवाइट किया कि तुम आओ और बिड कर करके ऑफर दो कि तुमको 10,000 में चाहिए. अभिषेक सर बोला हम 12 में लेने को तैयार है, एक जन और बोला हम 15,000 में लेने को रेडी है. दिस इज इन्विटेशन टू ऑफर. हम खाली एक सर्कुलेशन ला दिया कि किसको किसको चाहिए वो मेरे को अप्लाई करे. समझा? यही है इन्विटेशन टू ऑफर. तो देखो यहां पे पढ़ते हैं, एन आईटीओ इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑफर. ये अलग टाइप का ऑफर है. बिकॉज ऑफर क्या होता है, एक डेफिनेट होता है कि हमको ये बेचना ही है, मेरे को लेना है तो बोलो. लेकिन इन्विटेशन टू ऑफर में ये डेफिनेट नहीं है. हो सकता है जब तुम ऑफर करे और हम उसको मना कर दें कि नहीं तुमको तो नहीं देंगे. तुम बिडिंग ले आया 10,000 का, इतने में अभिषेक सर बोल दिया हम 12,000 में लेने को तैयार है. हम अभिषेक को बेचने को रेडी हो गया. अब तुम ये नहीं बोल सकते अरे हम भी तो, आप हमको भी तो ऑफर दिए थे, आप मेरे को क्यों नहीं दे रहे हैं. पहले हम बोला तुमको ऑफर दिया ही नहीं, हम तो तुम लोग को बोला था आगे हमको ऑफर दो, अब मेरा चॉइस है हम किसको बेचेंगे. लेकिन यही तुम एक नॉर्मल कपड़ा का दुकान में गया, दुकानदार तुमको शर्ट दिखा दिया 600 रुपए में वो देने को तैयार है, तुम बोला हाँ 600 में हम लेने को रेडी है. उतने में वहां पे अभिषेक सर पहुंचे और बोले हमको 800 में दे दो ये शर्ट. क्या वो अभिषेक सर को देगा या तुमको देना पड़ेगा उसको? मेरे को देना पड़ेगा. एग्जैक्टली. क्योंकि वो ऑफर था. दुकानदार तुमको खुद शर्ट निकाल के दिखा के बोला था ये 600 में लेंगे क्या, इस शर्ट का दाम 600 आप लेंगे क्या बोलिए. तो वहां पर वो दूसरा को नहीं बेच सकता. लेकिन आईटीओ में इन्विटेशन टू ऑफर में दूसरा को बेच सकता है, क्योंकि ये ऑफर के पहले का पार्ट है. ठीक है. हाँ सर. तो आईटीओ में हम कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड नहीं होगा. आई एम नॉट बाइंडिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट. हम कॉन्ट्रैक्ट में बंधा नहीं है अभी. यहाँ पे अभी फाइनल विलिंगनेस नहीं है तुमको बेचने का. ठीक है ना. तो देखो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन की तरह क्या लिखा, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम, मतलब इन्विटेशन टू ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम. यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट है, हम सिर्फ इंटेंशन बता रहे हैं तुमको, अभी बेचने का श्योरिटी नहीं बता रहे. यहाँ पे हम तुमको एक क्वेश्चन दिया है कि तुमको लेना हो तो तुम बिडिंग करो, अब तुम आंसर करो, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे. हम सिर्फ प्राइस कोट कर देने को ऑफर नहीं बोलते हैं. हम तो बिडिंग में प्राइस कोट कर रहे हैं ना कि 600 से बोली स्टार्ट होगा. अब जो ऊपर का बोली लगाएगा उसको देंगे. तुम ये नहीं बोल सकता तुम तो 600 रुपया बोली दिया ना अब तो देना ही पड़ेगा. नहीं. तो सिर्फ अमाउंट बोलना ऑफर नहीं है. और देखो इसके ऊपर कौन सा केस लो है, हार्वे वर्सेस फेसे. ठीक है ना. और भी एग्जांपल क्या, एडवर्टीजमेंट, ये भी एक इन्विटेशन टू ऑफर है. मॉल में ऐड लगा हुआ है कि अगले 3 दिन 10% डिस्काउंट चलेगा. स्मार्ट बाजार में ऐड लगा है कि अगले 3 दिन जो भी आएगा माल खरीदने उसको 10% डिस्काउंट देंगे. ये इन्विटेशन टू ऑफर, ऑफर नहीं है. अब तुम आओ, सामान उठाओ, काउंटर पे जाओ और बोलो मेरे को चाहिए. आईपीओ आता है ना, आईपीओ, आईपीओ शेयर मार्केट वाला इनिशियल पब्लिक ऑफर. क्या होता है थोड़ा बहुत पता है. सुन लो. एक नया कंपनी लॉन्च किया हम, नीरज लिमिटेड, एन लिमिटेड. हम अपना शेयर मार्केट में कैसे बेचेगा, हम एक प्रोस्पेक्टस बोल के बुक डिक्लेयर करेगा. उस बुक में मेरी कंपनी का पूरा इन्फो होगा, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर.
अब हम तुमको जैसे ही वो प्रोस्पेक्टस मार्केट में लॉन्च करेगा, लोग पढ़ेंगे, लोगों को अच्छा लगेगा, लोग मेरे कंपनी में शेयर के लिए अप्लाई करेंगे और फिर हम उनको कंपनी का शेयर देगा। यही होता है आईपीओ, जब पहली बार कंपनी पब्लिक को शेयर बेचने उतरता है, प्राइमरी मार्केट है ना। जैसे अभी तुम्हारा जियो है ना, जियो, रिलायंस जियो, वो इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ लाने का तैयारी में है। लगभग कितना 30,000 करोड़ ना 32,000 करोड़ का आईपीओ। आईपीएल बोल रहे हैं? आईपीओ नहीं रे मालिक, आईपीओ क्रिकेट से बाहर आ। वो आईपीओ आईपीओ अरे आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, पहली बार जब कंपनीज पब्लिक को शेयर बेचता है उस प्रोसेस को आईपीओ बोलते हैं। ओके। तो रिलायंस जियो 32,000 करोड़ का आईपीओ लाएगा, मतलब वो मार्केट में शेयर बेचेगा और 32,000 करोड़ रुपया उठाएगा। तो ये बिगेस्ट आईपीओ में से एक होगा। तो ये आईपीओ लाने के लिए कंपनी पहले एक बुकलेट इशू करता है जिसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। उस प्रोस्पेक्टस में कंपनी अपना सारा डिटेल देता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पढ़ो, अच्छा लगे कंपनी में इन्वेस्ट करो। तो जो जो अप्लाई किया शेयर के लिए प्रोस्पेक्टस पढ़ के, प्रोस्पेक्टस एक टाइप का एडवर्टीजमेंट है कंपनी का, जो लोग प्रोस्पेक्टस पढ़ के अप्लाई किया, क्या सबको शेयर देना जरूरी है? नहीं सर। तुम बेटा पढ़े हो इनिशियो ऑफ शेयर चैप्टर, इशू ऑफ शेयर में ओवर सब्सक्रिप्शन होता था ना, प्रो राटा वाला। हाँ सर। तो बहुत जन को वहां शेयर रिजेक्ट भी तो करता है कंपनी। तो बेटा जी कंपनी के पास राइट है ना रिजेक्ट करने का। पब्लिक ये बोल हाँ सकता है सर। क्या कि तुम मेरे से फॉर्म क्यों भरवाया जब मेरे को शेयर नहीं देना था? तो नहीं। अभी हम बहुत दो कंपनी का आईपीओ में पैसा लगाया है, हो सकता है मेरे को शेयर मिले, हो सकता है मेरे को नहीं मिले। वो आईपीओ भी एक टाइप का क्या है, प्रोस्पेक्टस भी एक टाइप का क्या है, इनविटेशन टू ऑफर। ऑक्शन भी एक टाइप का इनविटेशन टू ऑफर है। डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन द मॉल, दुकानों में दुकानदार तुमको शर्ट निकाल के दिखाता है वो ऑफर है, लेकिन मॉल में बड़े बड़े आउटलेट्स में कपड़े टंगे हुए रहते हैं, सामान लटका हुआ रहता है, तुम वहां से उठा के काउंटर पे जाके बोलते हैं मेरे को ये चाहिए। बोलो मॉल में डिस्प्ले करता है ना गुड्स को, डिस्प्ले, और फिर तुम उठा के बोलते हैं काउंटर पे जाके लाइन लगा के कि मेरे को ये चाहिए। तो वो भी इनविटेशन टू ऑफर है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन दिया है, ऑफर फाइनल विलिंगनेस होता है, जबकि ये सिर्फ अपना एक इंटरेस्ट दिखाने का तरीका होता है, ये फाइनल विलिंगनेस नहीं है। सर यहाँ नेगोशिएट का मतलब सर? नेगोशिएट मतलब बातचीत करके वो क्या बोलते, बार्गेनिंग। ओके ओके। हम तुमको बोल रहे हैं कि आओ तुमको चाहिए तो बोलो, मेरे से बात करो, बार्गेन करो। नेगोशिएशन माने एक तरीके से लेन देन का डील करना, बार्गेनिंग तुम इसका एग्जांपल बोल सकते हो। ऑफर कम्स आफ्टर आईटीओ, और ये कितना गंदा डिफरेंस है कि आईटीओ कम्स बिफोर ऑफर, मतलब पहले इनविटेशन टू ऑफर होता है, बाद में ऑफर होगा ना। यहाँ पे इंटेंशन ऑन ऑफर इज टू बाउंड, हम बाउंडिंग हो जाएगा, एक बार ऑफर दे दिया तो बेचने के लिए। वही मेरा एग्जांपल, तेरे को 600 में हाँ भर दिया, अब हम नहीं बोल सकता हम अभिषेक को देगा, जबकि यहाँ पे खाली मेरा इंटेंशन है, यहाँ पे हम बाइंडिंग नहीं हुए अभी। तुमसे ज्यादा बोली जो लगाएगा हम उसको दे देंगे ना बेटा। हाँ, तो यही बात यहाँ था। अब आओ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, रूल्स ऑफ एन वैलिड एक्सेप्टेंस। तो ऑफर खत्म, हमारा वैलिड एलिमेंट, पहला एलिमेंट क्या था, प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस, है ना। सेक्शन 10 का पहला एलिमेंट क्या है, प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस। हम लोग प्रॉपर ऑफर क्या होता है पढ़ लिए, ऑफर कितना टाइप का होता है पढ़ लिए। अब आ जाओ एक्सेप्टेंस के ऊपर। तो एक्सेप्टेंस में पहला बोला, पहले कुछ वैलिड एलिमेंट बोला, हम जिसको अगर ये स्पेसिफिक ऑफर है तो हम जिसको ऑफर दिए हैं वही एक्सेप्ट करेगा, कोई और नहीं, मतलब उसी का एक्सेप्टेंस वैलिड होगा, बाकी किसी का नहीं। अगर हम बोला राजा मेरा गाड़ी खरीदोगे क्या, तो सिर्फ राजा का ही एक्सेप्टेंस वैलिड होगा, बाकी लोगों का नहीं, है ना। ये केस में बोला बटन वर्सेस जॉन्स, बूटॉन वर्सेस जॉन्स, बोटॉन बोटॉन। लेकिन जनरल ऑफर में सर ये सबके लिए,
हम यहाँ पे खड़ा होके चिल्ला रहे हैं, 10 लोग खड़े हैं, हम खड़ा होके चिल्ला रहे हैं मेरा गाड़ी कौन खरीदेगा 10 लाख रुपया में, 3 लाख रुपया में। तो ये ऑफर सबको है ना। हाँ, तो जनरल ऑफर यानी जो ऑफर एक्सेप्ट करे हमको उसको देना पड़ेगा। स्पेसिफिक ऑफर हम जिसको दे रहे हैं वही एक्सेप्ट करेगा, तभी वैलिड एक्सेप्टेंस होगा। जनरल ऑफर सबके लिए है, कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा वो वैलिड एक्सेप्टेंस होगा। एम आई क्लियर? हाँ सर। हाँ, तो ये कार्लिल वर्सेस कार्बोली, देखो सेम केस लॉ का नाम रिपीट किया। जब जब जनरल ऑफर आएगा कार्लिल वर्सेस कार्बोली याद आना चाहिए। अच्छा, एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। अनक्वालिफाइड मतलब क्या है? ये वर्ड ना राजा तुम्हारे लॉ में बहुत बार आएगा, और जो नॉर्मल मीनिंग तुम सोच रहे हो वो उल्टा होगा। क्वालिफाइड मतलब होता है ना बढ़िया, और अनक्वालिफाइड मतलब खराब। बोलते हैं ये आदमी क्वालिफाइड सीए, मतलब इसके पास सीए का, ये सीए पास है, तो क्वालिफाइड मतलब पास, और अनक्वालिफाइड मतलब फेल। यहाँ उल्टा है, यहाँ उल्टा है। अनक्वालिफाइड या क्वालिफाइड का लॉ में मीनिंग होता है विथ कंडीशंस और विदाउट कंडीशंस। तो जो एक्सेप्ट करेगा वो विदाउट कंडीशन एक्सेप्ट करेगा। तुम कंडीशन लगा के एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हम आपका गाड़ी खरीदेंगे अगर आप मेरा बाइक खरीदोगे तो। ये तो नहीं चलेगा यहाँ पे, तो बट इफ ये सब कुछ नहीं है। हाँ या ना बोलो ना एक बार, क्योंकि बेटा जहां तुम तो लगा दिया वो क्या हो जाएगा? काउंटर ऑफर। हाँ, और काउंटर ऑफर में मतलब पहला ऑफर रिजेक्ट, एक्सेप्टेंस कहाँ हुआ वो? हम बोला मेरा घर 3 लाख में, गाड़ी 3 लाख में खरीदेगा, तुम बोला 2.5 लाख में बेचेंगे क्या? ये तुम मेरा ऑफर एक्सेप्ट थोड़ी ना कर लिया, तुम तो उल्टा हमको नया ऑफर दे दिया। तो अनक्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब विदाउट एनी कंडीशंस तुमको लेना है। तुम नहीं बोल सकता ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो लेंगे। अच्छा, अगेन सेम ऑफर में बताया कि प्रॉपर कम्युनिकेटेड हो, एक्सेप्टेंस में भी होगा कम्युनिकेटेड होना चाहिए। अरे राजा, हम तेरे को बोला मेरा गाड़ी 3 लाख में लेगा क्या? तुम मनी मन सोचा हाँ ले लेंगे, और 3 दिन बाद आके बोलता दीजिए गाड़ी का चाबी और लीजिए 3 लाख रुपया। हमने कौन सा चाबी, हम तो गाड़ी किसी और को बेच दिए। तुम ला रहे ऐसे कैसे बेच दिया? तो हमको ऑफर किए थे हमने, तो तुम एक्सेप्ट कहाँ किया था? पहले नहीं किया था, तो मनी मन सोचा था। तो मनी मन सोचने से नहीं होगा बेटा, हमको इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा ना। तो एक्सेप्टेंस हो या ऑफर दोनों कम्युनिकेटेड होना जरूरी है। हम मनी मन सोचा राजा को बोलेंगे मेरा गाड़ी लेगा क्या, और 3 दिन बाद आके बोल रहा राजा मेरा गाड़ी ले ले, चाबी दे, पैसा दे। तुम बोला किस बात का गाड़ी ले, हम कौन सा गाड़ी ले? हम ला रहे हैं मन में ऑफर किया था तेरे को। सर मन में ऑफर मत कीजिए, खुल के ऑफर कीजिए, है ना। तो ऑफर हो या एक्सेप्टेंस दोनों एक दूसरे को बताए बिना नहीं हो सकता, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहे हैं अगला वाला, खासकर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ना, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। प्रेस्क्राइब्ड मोड, प्रेस्क्राइब्ड मोड। सर ये क्या होता है? हम तेरे को अगर बोले ना राजा कि तुम मेरे को एक्सेप्टेंस का जवाब फोन पे ही देगा, तो तुमको फोन पे ही देना पड़ेगा। अगर हम बोले मेल से जवाब देना, तो मेल से ही जवाब आना चाहिए। अगर हम बोल रहे हैं भाई लेटर जवाब देना, तो लेटर ही आना चाहिए। तुम और कोई तरीके से एक्सेप्टेंस का आंसर भेजा और हम उस एक्सेप्टेंस को नहीं माना, तो तुम कुछ नहीं बोल पाएगा। हम तेरे को बोला था हमको लेटर भेज के जवाब देना, तुम मेल किया, और अब हम किसी और को भेज दिया, तेरे जवाब के बाद जिसका जवाब आया था उसको भेज दिया। तुम नहीं बोल सकता अरे वो तो मेरे बाद में हाँ बोला था, उसको कैसे भेज दिए? हम तुमको क्या बोला था, मेरे को जवाब कैसे देना? बाय लेटर। तुम क्या किया? मेल। नहीं चलेगा। खासकर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में ना, जैसे तरीके से जवाब देने बोला गया वैसे तरीका होना पड़ेगा। अगर वहां बोला रजिस्टर्ड पोस्ट, तो रजिस्टर्ड पोस्ट होना चाहिए, नॉर्मल लेटर नहीं चलेगा। समझे? जैसे अभी मेरी बेटी का हम स्कूल में एडमिशन कराने का बात किया, एक स्कूल बोल रहा है ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, बस वही रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, और एक स्कूल बोल रहा है ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल के ड्रॉप बॉक्स में जमा भी देने फिजिकली। तो अब सेकंड वाला स्कूल में अगर हम ऑनलाइन जमा करके छोड़ दिया, और बाद में हम बोला आप लोग मेरी बेटी का एडमिशन का आगे कुछ किए ही नहीं, हम तो आप लोग को ऑनलाइन फॉर्म भरा था ना, वो लोग बोलेगा हमारा ऑनलाइन के बाद क्या क्या लिखा हुआ था कि फिजिकल कॉपी भी जमा देना है प्रिंट आउट निकाल के, आप क्यों नहीं जमा दिए? है ना। जैसे तुम्हारा कॉलेज एडमिशन में ऑनलाइन फॉर्म भी वैलिड है, जाके फिजिकली जमा नहीं देना पड़ता।
लेकिन मेरी बेटी का यहाँ पे स्कूल में एडमिशन करा रहे छोटा सा, वहां पे बोल रहे फिजिकली भी जमा दो, तो हमको उनका मोड पे चलना पड़ेगा। मतलब एक्सेप्टेंस जिस तरीके से बोला गया है उसी मोड में होना चाहिए, उसी मोड और टाइम पे। अगर बोला 2 दिन में जवाब दो तो 2 ही दिन में जवाब होना चाहिए। तीसरा दिन जवाब देंगे वो लोग मेरा एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट कर सकता है। वो लोग बोला है 7 सितंबर के अंदर फिजिकल फॉर्म जमा दे देने, अगर हम 7 सितंबर के बाद जाके जमा दें वो लोग मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर सकते हैं ना। हाँ, तो मतलब टाइम और मोड दोनों जो वो लोग बोल रहे हैं ऑफर देने वाला, हमको उसी हिसाब से एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा, है ना। अगला बोल रहा है मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केस लो आता है इसके ऊपर बहुत। सुनना मेरा एक बात, चुप रहने को हाँ माने कि ना माने। ना माने। हम तेरे को बोला था राजा मेरा गाड़ी खरीदेगा क्या 3 लाख रुपया में, तुम कोई जवाब ही नहीं दिया। हम क्या माने तुम्हारा जवाब को, कि राजा ना बोल दिया कि राजा हाँ बोल दिया। सर ना बोल दिया। हाँ ना मानेंगे ना। वही बात लॉ भी बोलता है कि किसी का चुप रहने को हाँ मत मान लो, एक्सेप्टेंस मत मान लो। ठीक बात ना। हाँ, लेकिन कभी कभी साइलेंस इक्वल टू एक्सेप्टेंस है। अगर तुम्हारा प्रीवियस कंडक्ट कुछ वैसा था, एक एग्जांपल देते हैं, तुम कॉलेज में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, कॉलेज तुमको बोला कि इस डेट के अंदर फीस पेमेंट करो, कुछ टोकन मनी दे दो, बाकी अमाउंट बाद में दे सकते हो। तुम अगर टोकन मनी दे दिया और बाकी अमाउंट देने नहीं आया, कॉलेज एक बार के लिए क्या मानेगा, तुम एडमिशन एक्सेप्ट किए थे, है ना। हाँ, तो नॉर्मली चुप रहना हाँ नहीं है, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा कंडक्ट या बिहेवियर जहां चुप रहना इक्वल टू हाँ है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, हम एक फल वाला का दुकान पे गया, वो हमको हम बोला भैया हम उससे एप्पल चूज करने लगा। वो हमको पहले बोल दिया था भैया एप्पल 200 रुपए किलो है, और हम उसको कुछ नहीं बोला, तो वो क्या मानेगा, हम 200 रुपए में एक्सेप्ट कर लिए। हम बाद में ये बोल सकते हैं कि हम कब एक्सेप्ट किया, अरे भाई आप चुप क्यों रहे, आप बोल देते नहीं भैया नहीं चाहिए, या 200 से कुछ कम कीजिए। तो यहाँ चुप रहना हाँ था, तो कहीं कहीं पे चुप रहना हाँ हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ना। अच्छा, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस भी होता है। मतलब वही एप्पल वाला एग्जांपल, हम तुम बोला 200 रुपए के जी एप्पल है, हम एप्पल पिक करके बैग में भरना चालू कर दिया, तो मेरा बिहेवियर क्या बता रहा है कि हम तेरा ऑफर को एक्सेप्ट कर लिए। हाँ, तो कभी कभी किसी का बिहेवियर इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको समरी में लिखा कि सेम पर्सन होना चाहिए, 100% एक्सेप्टेंस होना चाहिए विद कंडीशन के, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, मोड और टाइम जो ऑफरर बोला वैसा होना पड़ेगा। चुप रहना जनरली एक्सेप्टेंस नहीं है, कभी कभी छोड़ के, और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस होता है हर बार मुंह से जवाब नहीं देना है, हर बार वर्ड्स होना जरूरी नहीं है, बिहेवियर भी कई बार एक्सेप्टेंस को मैच करता है। ठीक है ना। अब एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर केस स्टडी, बहुत मस्त चार्ट है ये, तुम्हारा बुक का 2.5-3 पेज को एक चार्ट में कंप्लीट किया, 2.5-3 पेज को। क्या बोला, मेरे को राजा एक चीज सीखना पहले मेरे से, फिर यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ जगह यहाँ सीखते हैं। राजा हम तुमको ऑफर किया था, और ये जो पढ़ रहे हैं ना ये ओरल एक्सेप्टेंस पे नहीं है, ये लेटर वगैरह के थ्रू बातचीत करें तब ऑफर एक्सेप्टेंस का बात करें। ओरल में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को कंप्लीट कब माने। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जब दो नहीं अभी कुछ माथा मत लगा, खाली ये समझ हम टॉपिक क्या पढ़ाने जा रहे हैं, कोई एजम्पशन मत कर। ठीक है सर। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं कि ऑफर को खत्म कब माने, एक्सेप्टेंस को कंप्लीट कब माने। ठीक है, अब मेरा एक स्टोरी लेना,
अच्छा, ये पूरा स्टोरी हम लोग ओरल एक्सेप्टेंस पे नहीं बात कर रहे हैं। हम तुमको फोन पे बोला राजा घर लेगा क्या, तो तुम तो तुरंत ही जवाब दे दिया। यहाँ पे कब का क्या मतलब है? यहाँ पे टाइमिंग का तो कोई बात ही नहीं है ना। हम्म, टाइमिंग का बात तो तब आएगा जब लेटर वेटर से बातचीत हो रहा है। हम लेटर भेजा, तुमको 2 दिन बाद मिला, तुम 2 दिन बाद वापस लिखा, मेरे को 3 दिन बाद मिला। ठीक है, चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। हम्म, अगला 2-3 मिनट सॉलिड एक केस स्टडी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। मान लो हम तुमको 10 अप्रैल को लेटर भेजा ऑफ ऑफर कि मेरा एक गाड़ी है, 3 लाख रुपया में लेगा क्या। ठीक है, कितना तारीख को लेटर भेजा? 10/4 को। तुमको लेटर मिला 13/4 को। लेटर रिसीव्ड, लेटर ऑफ ऑफर रिसीव्ड। कहानी का पहला हिस्सा खत्म। अब मेरा एक क्वेश्चन आएगा। ऑफर देने वाले के लिए, आई रिपीट, ऑफर देने वाले के लिए यानी ऑफरर के लिए एक्सेप्ट ऑफर को कब कंप्लीट मानेंगे? सर जब उसके पास लेटर पहुंच जाए तब। मेरे को मेरे केस स्टडी में से डेट चूज करके बोल। 10 की 13/4 को। करेक्ट 13। जवाब, करेक्ट जवाब, बहुत सही जवाब। तुम उन चुना हुआ स्टूडेंट में से निकला जो इसका सही जवाब दिया है लास्ट 10 साल में। मेरे को मेजोरिटी 10 अप्रैल बोलता है, तो तुम एकदम करेक्ट है। यानी ऑफर कंप्लीटेड व्हेन ऑफर रीचेस टू द पर्सन टू हुम द ऑफर हैज बीन गिवन। किसके लिए बोला हम? फॉर द पर्सन इज ऑफरिंग, जो ऑफर कर रहा है उस इंसान के लिए। बात सही है। तो कहानी के दूसरे हिस्से पे आते हैं। अब तुम भी 14 तारीख को यस बोल के लेटर छोड़ा, मतलब तुम लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस छोड़ा, जो मेरे को 17 अप्रैल को मिला। ठीक है, मतलब तुम अपना हाँ का लेटर 14 अप्रैल को छोड़ा, लिख के कि हाँ सर हम आपका गाड़ी 3 लाख में लेने को तैयार है। मेरे को मिला 17 अप्रैल। अब यहां 2 क्वेश्चन है। एक्सेप्ट करने वाले के लिए यानी राजा के लिए एक्सेप्टेंस को कब कंप्लीट माने? एक्सेप्टेंस ओवर ऑन। और नीरज के लिए यानी ऑफर देने वाले के लिए एक्सेप्टेंस को कब कंप्लीट माने? एक्सेप्टेंस ओवर ऑन। सर राजा के लिए 14 अप्रैल होगा और नीरज के लिए 17 अप्रैल होगा। यही गलती हो गया। जब सर कैसे ऑफर गलती हो देने गया सर? वाले के लिए ऑफर तब कंप्लीट है जब सामने वाले के पास पहुंच जाए। जब ऑफर देने वाले के लिए ऑफर तब कंप्लीट है जब वो एक्सेप्ट करने वाले के पास पहुंच जाए, सामने वाले के पास। सेम बात तो यहाँ एप्लीकेबल होगा ना, कि तुम्हारा एक्सेप्टेंस भी तब कंप्लीट होगा नीरज के लिए जब वो नीरज को मिल जाए। सॉरी, तुम्हारे लिए तब कंप्लीट होगा जब वो तुम सामने वाले को मिल जाए। अब क्यों सुनेगा इसके पीछे का जवाब। तब तक मौका है ऑफर या एक्सेप्टेंस को कैंसिल कर लेने का। तुम्हारा जवाब, मेरा लेटर के बाद 13 तारीख को पहुंच रहा है ना, तो मेरे पास 13 तारीख तक मौका है कोई भी तरीके से तेरे पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचा देने का कि राजा मेरा ऑफर को एक्सेप्ट मत करना, वो हम कैंसिल कर रहे हैं। हम 10 तारीख को लेटर छोड़ा, तेरे को 13 तारीख को मिला कि मेरा गाड़ी खरीदेगा क्या 3 लाख रुपया में। हम 11-12 कैसे भी करके तेरे पास ये जानकारी पहुंचा दिया, कॉल करके, मेल करके, जो भी करके। तरीका को छोड़ो, एक बार खबर पहुंचने पे गौर करो। तो मेरे लिए तब तक मौका है ना ऑफर को कैंसिल कर लेने का। लेकिन एक बात, तेरे को मेरा ऑफर का लेटर मिल गया, अब मेरे पास कोई मौका नहीं है कैंसिल करने का। नहीं सर। तो सिमिलरली बेटा, तुम 14 तारीख को हाँ का लेटर छोड़ा जो मेरे को 17 को मिला, तेरे पास भी तो अपना हाँ कैंसिल करने का 17 तक मौका है ना। अच्छा, ऊपर खत्म होने का दिन कौन सा? 17 तारीख। हाँ ठीक है सर। क्योंकि राजा अपना लेटर छोड़ा कि हाँ सर हम आपका गाड़ी खरीदेंगे 3 लाख रुपया में। 14 तारीख को लेटर छोड़ा, नीरज को लेटर 17 तारीख को मिला।
तो राजा के पास 17 तक मौका है अपना ऑफर को हटा लेने का, एक्सेप्टेंस को हटा लेने का, सॉरी। तुम मेरे पास 17 के पहले पहले कैसे भी खबर भेज दे कि नीरज सर मेरा एक्सेप्टेंस को मत मानिएगा, हम नहीं लेंगे आपका घर, ठीक है ना। लेकिन एक बार मेरे को तेरा लेटर मिल गया बेटा, अब तू हटा नहीं सकता अपना एक्सेप्टेंस। अब हटाएगा तो हम पेनल्टी ले सकते हैं, कंपनसेशन ले सकते हैं, या तेरे को मजबूर कर सकते हैं कि तुम खरीद, बुझे। और मेरे लिए तो 14 तारीख को ही कहानी खत्म हो गया। तुम जिस दिन लेटर छोड़ दिया, मेरे लिए उसी दिन मौका खत्म अपने ऑफर को हटवा लेने का, ठीक बात। ओके। यस। हाँ सर। तो अगर एक लाइन में याद करें, सर ऑफर हो या एक्सेप्टेंस, जब तक सामने वाले के पास पहुंच नहीं जाए तब तक मेरे पास खत्म करने का मौका है, मतलब तब तक मेरा ऑफर या एक्सेप्टेंस को कंप्लीट नहीं मानेंगे, जब सामने वाले के पास पहुंच जाए तब कंप्लीट मानेंगे। एक लाइन, ऑफर हो या एक्सेप्टेंस करने वाले के लिए जब तक सामने वाले के पास पहुंच जाए तब उसको कंप्लीट मानेंगे, ठीक बात। हाँ सर। और नीरज के लिए एक्सेप्टेंस कम कंप्लीट जिस दिन राजा लेटर पोस्ट कर दिया, अब उसके बाद नीरज के पास कोई मौका नहीं है कुछ करने का। बात समझ में आया। हाँ सर। तो ये देखो यहाँ पे ये लिखा, कम्युनिकेशन ऑफर के लिए कब कंप्लीट, एक्सेप्टेंस के लिए कब कंप्लीट। तो कम्युनिकेशन विल बी कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom the offer is made, है ना। और वैसे ही कम्युनिकेशन टू द एक्सेप्टर, अगेन वही सामने वाले के पास पहुंच जाए। तो दोनों में ही जब तक सामने वाले के पास पहुंच जाए, नॉलेज में आ जाए, तब तक मौका है। लेकिन प्रपोजर के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट, नीरज के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट, जिस दिन राजा पोस्ट कर दे, ठीक बात। अच्छा, कैंसिल करने का मौका कब तक है, अगला टॉपिक पढ़ा दिया हम तुमको। रिवोकेशन यानी होता है कैंसिल। रिवोक मतलब कैंसिल। हटा लेना, आपने बोला हुआ बात को वापस ले लेना। रिवोक का सिंपल मीनिंग यही है, बोला हुआ बात वापस ले लेना। जब तक लेटर आपके पास पहुंचा नहीं। हाँ तो दोनों में वही है ना। ऑफर हम कब तक रिवोक कर सकता है, जब तक आपके पास लेटर पहुंचा नहीं, नहीं, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं किए। हाँ ए बेटा उल्टा बोल रहा है। हाँ ठीक है, तुम बात करेक्ट बोला है, लेकिन आप नहीं बोल, हम तेरे को ऑफर किया, तुम एक्सेप्टर है यहाँ पे। हाँ हाँ। तो जब तक तो फिर जब तक हम नहीं एक्सेप्ट, करे, जब तक तुम अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को डिस्पैच नहीं करे, पोस्ट, वही 14 तारीख। नीरज के लिए ऑफर कब कंप्लीट, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट, 14 तारीख। तो जब तक तुम अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस डिस्पैच नहीं करे तब तक मेरे पास मौका है ऑफर को हटा लेने का। और एक्सेप्टेंस कब तक हटा सकते हैं, वही जब तक सामने वाले के पास एक्सेप्टेंस पहुंचा नहीं, मतलब 17 तारीख, है ना। आ जाओ यूनिट 2 पे, छोटा यूनिट है, 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। सेकेंड यूनिट बात करता है कंसीडरेशन, यानी सेकेंड एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 का सेकेंड एलिमेंट, पहला था प्रॉपर ऑफर प्रॉपर एक्सेप्टेंस, दोनों डिटेल में पढ़ लिए। पहला एलिमेंट है ना, सर फिर से बोलिए, क्या बोले सर। पहला एलिमेंट पढ़ लिए, प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस, सेक्शन 10। हाँ सर। अब सेकेंड एलिमेंट है वहां पे कंसीडरेशन, ठीक है। तो देखो कंसीडरेशन क्या है, बोले ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बिल्कुल। जब तक बदले में कुछ नहीं मिले बेटा, एक एग्रीमेंट, एक प्रॉमिस एग्रीमेंट ही तो नहीं बनेगा अगर कंसीडरेशन नहीं हो तो। तो कंसीडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। बोल रहा है विदाउट विच नो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेड एनफोर्सिएबल, है ना। तो कंसीडरेशन का मतलब क्या हुआ, समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ, बदले में कुछ। और इसका लैटिन लैंग्वेज क्या, क्विड प्रो क्यो, ये याद कर लेना। कंसीडरेशन का
मतलब है क्विट प्रो क्यो, जिसका मतलब है समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, हम अपना प्रॉमिस को परफॉर्म करें जिसके बदले में मेरे को कुछ मिले। बात क्लियर? अब देखो कंसिडरेशन का डेफिनेशन तुम्हारे बुक में क्या है, एक मिनट रुको। सही है, एक्ट ही दूसरा आ गया। हाँ अभी अभी आया, हाँ, अभी आया, अभी आया। मालूम है, मालूम है। ये देखो, ऐसा डेफिनेशन जो एक बार पढ़ेंगे ना 0/0 समझ में आएगा, मतलब कुछ भी नहीं समझ में आएगा। चलो पढ़ते हैं, और फिर सेकंड टाइम जब पढ़ेंगे तो एक एक वर्ड समझ में आएगा। देखो क्या लिखा सेक्शन 2D, बोलता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर, प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन, ये पहला पार्ट व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर। दूसरा पार्ट है प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promised to do or abstain from doing something, such act is called consideration। कुछ समझ में आया? कुछ आया सर, कुछ। चलो तो कुछ कुछ को पूरा क्लियर करते हैं। पहला बात क्या बोल रहा है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर, मतलब प्रोमिजर को, प्रोमिजर के इच्छा पे, प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन, प्रोमिजी या उसके बिहाफ में कोई भी। देख भाई राजा, तुम मेरा गाड़ी खरीद रहे, तुम बदले में मेरे को पैसा देगा। मेरे को पैसे के मेरे को गाड़ी के बदले क्या मिल रहा है? इन रिटर्न पैसा। और तेरे को पैसे के बदले क्या मिल रहा है? गाड़ी। तो देने जिसको मिल रहा है उसके इच्छा पे मिलना चाहिए। तुमको गाड़ी जब चाहिए तुम बोल दो सर आज मत डिलीवरी कीजिएगा, 2 दिन बाद कीजिएगा। हम तुमको बोल सकते हैं राजा आज पैसा मत देना, हम कलकत्ता में नहीं है, 3 दिन बाद पैसा भेजना। तो जिसको मिल रहा है वो कब मिले? जब वो चाहता है। When at the desire of the promiser। कौन देगा? प्रोमिजी या कोई भी। तुमको क्या फर्क पड़ता है गाड़ी हम दे या कोई और दे? और मेरे को क्या फर्क पड़ता है पैसा तुम दे या कोई और दे, है ना? तो पहला पॉइंट बोला जिसको जो मिल रहा है उसको जब चाहिए तब मिले। दूसरा पॉइंट बोल रहा है देने वाला तुम खुद है या कोई और, डजंट मैटर। ठीक बात? टू डू, हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, or does or abstain from doing or promise to do or abstain from doing। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तुम कर रहा है या करने से मना कर रहा है, तुम कर चुका या करने से मना कर चुका, तुम करेगा या करने से मना कर देगा। हैज डन और abstain from doing, डन यानी कर चुका या करने से मना कर चुका, और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कर रहा है या करने से मना कर रहा है, प्रेजेंट। और प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, फ्यूचर में करेगा या करने से मना कर देगा। तो कंसिडरेशन प्रोमिजर के इच्छा पे मिले, प्रोमिजी दे या कोई और, वो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर कुछ भी हो चुका, हो रहा है या होने वाला है। अच्छा यहाँ पे डज और एब्सटेन कर रहा है, करेगा या करने से मना करेगा, कर चुका या करने से मना कर चुका, कर रहा है या करने से मना कर चुका है, मना कर रहा है। क्योंकि एक बात हम तुमको पहले पढ़ा चुका है, कॉन्ट्रैक्ट दोनों बातों का होता है, कुछ करने का भी और नहीं करने का भी। राजा 2 लाख रुपए देंगे, इस एरिया में दुकान खोल ले,
राजा हम 2 लाख रुपया देंगे, इस एरिया में दुकान मत खोल, कहीं दूर खोल ले। हाँ हाँ तो दोनों ही तो प्रॉमिस है, करने का भी और नहीं हाँ। करने का भी। डील कैसा भी हो सकता है। हम तुमको 2 लाख रुपया देके बोला राजा इस एरिया में दुकान मत खोल, तेरे को इस एरिया में दुकान नहीं खोलने के बदले 2 लाख रुपया मिल रहा है, और मेरे को 2 लाख के बदले तुम मेरे एरिया में दुकान नहीं खोलेगा तो कंपटीशन कम रहेगा, है ना। तो यही बात तो बोला, तो देखो इसी को यहाँ तोड़ दिया। कंसिडरेशन मे मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कंसिडरेशन इज एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग और नॉट डूइंग समथिंग, एब्सिस्टेंस मतलब कुछ नहीं करना। कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। समझे मामू? अब समझ में आ रहा है वो इतना गंदा लैंग्वेज एक बार में कैसे इजी हो गया। 5 टुकड़ा में तोड़ा। किसके इच्छा पे मिलना चाहिए? प्रोमिसर को जब चाहिए तब मिले। तुम बोल दिया गाड़ी आज मत दीजिएगा सर, अब अभी कलकत्ता में नहीं, हम 3 दिन, तो डिलीवरी अब 3 दिन मत दीजिएगा, हमको 3 दिन के बाद चाहिए। अब अगर हम 3 दिन के पहले डिलीवरी कर दे तुम कैंसिल कर सकता है, तुम मना कर सकता है लेने से। हम अचानक कल ही गाड़ी लेके पहुंच गया तेरे घर के नीचे और हम तेरे को फोन कर रहा है कहाँ है गाड़ी ले ले, तुम बुला रहे हम तो बोले थे ना हम 3 दिन नहीं है कलकत्ता में। हम बोला नहीं तुमको तो लेना पड़ेगा, तुम तो हाँ बोला था, ये ठीक है अब 3 दिन बाद ले, तुम बोला हम चाहिए ही नहीं, अब छोड़ दीजिए हमको नहीं लेना आपका गाड़ी। हम बोला अरे ऐसे कैसे मना कर रहा है, तुम तो हाँ भरा था ना, तुम तो एक्सेप्टेंस किया था ना मेरा ऑफर को। तुम बोलेगा सर हम क्या बोले थे, हमको कब चाहिए, 3 दिन बाद, आप पहले क्यों लाए, हम नहीं लेंगे, है ना। हाँ, ऐसा भी होता है, होता है क्यों नहीं होगा ये भैया? होता है। भैया ये अगर ऐसा नहीं होता ना राजा बाबू, हम रात को 1 बजे तेरे गोडाउन पे ट्रक लेके पहुंच जाता, बाबू हम तो माल लेके आ गए, ट्रक खाली करो। सोचो। हमको तेरे को परेशान करना है ना, हम ऐसा और टाइम पे काम करेंगे कि तुम, हम तेरे को रात को 1 बजे मैसेज कर रहे राजा आधा घंटा बाद लॉ का क्लास है, और तुम देखा नहीं मैसेज, सुबह देख के बोला अरे सर आप रात को 12:30 1 बजे मैसेज किया, हम तो सो गया था, हम तो क्लास दे दिया, तुम नहीं किया, हम क्या करें? क्या मेरा बात ठीक लग रहा है तेरे को? नहीं सर। हाँ, तो यानी तेरे को कब मिलना चाहिए क्लास? जब तुम चाहे, या फिर जो हमारा एग्रीमेंट हो गया तो अलग ही बात है ना। अब जैसे हम लोग क्लास का स्लॉट फिक्स कर लिए, ठीक बात, तो सही तो है, वरना यही होगा बेटा मार्केट में, लोग और टाइम पे डिलीवरी लेके पहुंच जाएगा। रात को 1 बजे हम तेरे गोडाउन में ट्रक लेके खड़ा है, अब तुम कैसे डिलीवरी ले लेगा भाई 1 बजे रात को? तेरे पास लेबर कहाँ से आएगा रात को 1 बजे ट्रक खाली कराने के लिए? और तुम भी 1 बजे रात को कैसे पहुंचेगा? मान ली तेरा गोडाउन बहुत दूर है। तो भाई सही बात है, जब प्रोमिसर चाहे तब उसको मिले, ठीक बात है। हाँ, प्रॉमिस ही दे या कोई अदर पर्सन, ये नॉर्मली सर्विस में काम नहीं करता। अब नीरज सर पढ़ाए या कोई और पढ़ा दे वो थोड़ी तेरे को चलेगा, तुम तो नीरज सर से पढ़ने के लिए फीस दे रहे हैं, वो अलग बात हो गया। लेकिन नॉर्मली गुड्स के केस में तुम एक मान ले एप्पल का कोई एक मोबाइल बुक किया है, अब तेरे को हम दे वो एप्पल का मोबाइल या अभिषेक सर लाके दे दे, तेरे को क्या फर्क पड़ता है ना। तो प्रॉमिस ही दे या कोई भी दे। अच्छा, कुछ करने और नहीं करने का दोनों ही कंसिडरेशन होता है। तुम पैसा लेके मेरे बोलने पे इस एरिया में दुकान खोल रहा है, तो तुम पैसे के बदले मेरे को वो करके दे रहा है जो हम चाहते हैं, और तुम पैसे के बदले मेरे बोलने पे इस एरिया में दुकान नहीं खोल रहा है, तो तुम पैसे के बदले मेरे को वो दे रहा है जो हम चाहते हैं कि तुम नहीं करे। तो करने और नहीं करने दोनों के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब यही काम करने या नहीं करना तुम पहले कर चुका, या अभी कर रहा है, या फ्यूचर में कर देगा मेरे बोलने पे, तीनों ही तो वैलिड है ना। अब डेफिनेशन एकदम याद हो गया। अब आ गया लीगल रूल रिलेटेड टू कंसिडरेशन। देखो कुछ नहीं किया है, तुम्हारा बुक ड्रामा किया है, ड्रामा। अभी तुम जो डेफिनेशन को तोड़ा है ना 4-5 भाग में, वही सारा को रूल बना दिया। देख पहला रूल क्या बोला, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, मतलब जब प्रोमिसर रिक्वेस्ट करे तब मिले उसको। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बोलदेव केस। या फिर कंसिडरेशन में मूव
फ्रॉम प्रोमिस और एनी अदर पर्सन। सर अभी तो आप डेफिनेशन में चाटे हैं इतना देर हमको। चिन्नैया वर्सेस रमैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लो। ऊपर वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दुर्गा प्रसाद वाला, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नाम भी मस्त है, चिन्नैया वर्सेस रमैया, याद हो जाएगा, शायरी है। ठीक है ना? तो यही तो दोनों पढ़े थे ना डेफिनेशन में भाई। हाँ सर। हाँ तो वही रिपीट किया। कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये भी आप डेफिनेशन में बोल दिए सर। कंसिडरेशन हो चुका या होने वाला है, एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूटरी। हाँ सर, यही तो पास्ट और फ्यूचर हुआ, है ना? ठीक है। हाँ सर। तो तो यहाँ सारा पे रूल, कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडुक्वेट, ये सब दिया हुआ। हाँ तो आ रहे हैं उसमें। अच्छा डॉक्टर ने प्रिविटी आ गया, एक मिनट रुक जाओ, ये इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे बोला कंसिडरेशन डिजायर हो तो प्रोमिसर हो, प्रोमिस या कोई भी दे, एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी हो, पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर हो। हाँ ये बड़ा मजेदार है, ये तुमको यहाँ क्यों नहीं दिया ये लोग, नालायक लोग, देना चाहिए था, बड़ा काम कर रहा। कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। राजा मेरा 50 लाख का एक फ्लैट है, हम राजा को 2 लाख में बेच रहे हैं, लॉ को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए क्या? नहीं सर। लॉ को क्या दिक्कत है? राजा 2 लाख में लेने को तैयार, नीरज 2 लाख में बेचने को तैयार। लॉ ये बोलेगा कि अरे 50 लाख का फ्लैट 2 लाख में क्यों बेच रहे? भाई मेरा मन, मेरा सामान। तो कंसिडरेशन होना हाँ जरूरी है, लेकिन प्रॉपर या एडिक्वेट यानी एग्जैक्ट होना जरूरी नहीं है। समझो। लेकिन टैक्स को दिक्कत है, लॉ को दिक्कत नहीं है। टैक्स बोलेगा अरे दया कुछ तो गड़बड़ है। कोई 50 लाख का 2 लाख में क्यों बेच रहा है? टैक्स बचाने के लिए? मतलब पेपर पे 2 लाख दिखा रहा है, अंदर ही अंदर कैश ले ले रहा है। तो टैक्स डिपार्टमेंट का अलग कहानी है, लेकिन लॉ बोलता है, कमर्शियल लॉ, बिजनेस लॉ, दैट भैया जी तुम किस सामान को किस दाम में बेच रहे हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बस दाम होना चाहिए। ठीक है, हम उस एग्रीमेंट को वैलिड मान लेंगे। 50 लाख का घर हम तेरे को 1 रुपया में बेच रहे हैं, 1 रुपया में, लॉ को दिक्कत है? नहीं सर। नहीं, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट को तो वैलिड मान लेगा, बस कंसिडरेशन होना चाहिए। अच्छा कंसिडरेशन इज दैट लीगली, भैया ये बात तो ऑब्वियस बात है, हम तेरे को घर के बदले ड्रग्स दे रहे हैं, यहाँ भी तो कंसिडरेशन तो हो ही रहा है ना, बदले में तो कुछ मिल ही रहा है ना। हम तेरा घर खरीद रहे हैं, बदले में तेरे को 1000 किलो कोकीन बेच रहे हैं। सर ये वैलिड नहीं है, क्यों? क्योंकि जो बदले में मिल रहा है वो लीगल नहीं है, इलीगल है, तो वो नहीं चलेगा। अब तुम ये नहीं बोल सकता लॉ का क्या दिक्कत है, हम तो बदले में तो कुछ दे ही रहे हैं ना। नहीं ये नहीं चलेगा। अच्छा कंसिडरेशन रियल में होना चाहिए, सिर्फ पेपर पे नहीं। इल्यूजरी मतलब हम पेपर में तो दिखा रहे हैं घर ट्रांसफर कर रहे हैं, 20 लाख का घर बेच रहा है, मान ले 15 लाख में या 25 लाख में, जो भी दाम है, लॉ को दाम से दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ पेपर पे है राजा, एक्चुअली में कोई पेमेंट ही नहीं हुआ, तो लॉ को दिक्कत है। मतलब ऑन डॉक्यूमेंट होने से नहीं चलेगा, एक्चुअल होना चाहिए। ठीक है, ऊपर वाला लाइन को रिपीट किया कि अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, थोड़ा डिबेटेबल है, और पब्लिक को नुकसान पहुंचाने वाला कंपोजिशन नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ भी कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए जिससे पब्लिक को प्रॉब्लम हो रहा। ठीक है, इमोरल मतलब हो गया एक जो मतलब लॉ बोलता है कि भैया लीगली गलत सही का बात नहीं है, लेकिन ये सोशल वैल्यूज के हिसाब से गलत है, तो वैसा कंसिडरेशन भी नहीं चलेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं मानेंगे। मतलब जो चीज समाज को नुकसान पहुंचाता हो, पब्लिक को नुकसान पहुंचाता हो, या अनलॉफुल हो, कानून को नुकसान पहुंचाता हो, हम लोग तीनों को ही नहीं मानेंगे। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी।
प्रिविटी का मतलब होता है स्ट्रेंजर कैन नॉट स्यू टू द कॉन्ट्रैक्ट। तुम अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर है, मान ले मेरा और तेरा कॉन्ट्रैक्ट है, क्या उसमें अभिषेक सर केस कर सकते हैं कोर्ट में? तुम नहीं अगर सर। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा या हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, क्या अभिषेक सर केस कर सकते हैं? नहीं सर। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में हम फर्स्ट पार्टी, तुम सेकंड पार्टी, हम्म। और अभिषेक सर थर्ड पार्टी, आउटसाइडर, स्ट्रेंजर। तो स्ट्रेंजर या थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कभी भी केस नहीं कर नहीं हो सकते। सकता। ठीक है, लेकिन सर एक्सेप्शन इसका, इस कंसेप्ट को बोलता है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी। मतलब थर्ड पार्टी कैन नॉट फाइल ए केस इन ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहां पे थर्ड पार्टी केस कर सकता है। क्या क्या? नंबर 1, अगर ये ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट वाला डील है। मान लो एक एग्जांपल देते हैं, राजा एक अनाथ आश्रम है, ठीक है, वो अनाथ आश्रम का हम मालिक है, अब वो जमीन हम तेरे को बेच रहे हैं, लीगली कुछ भी गलत नजर आ रहा है? हम एक अनाथ आश्रम चलाता था एक बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग मेरा खुद का था, हम उसका ट्रस्टी था, अब वो हम बेच रहे हैं तेरे को, वो जमीन हम तेरे को बेच रहे हैं मॉल बनाने के लिए। क्या इसमें लीगली कुछ भी गलत है? मेरा जमीन हम तेरे को बेच रहे हैं, कोई को दिक्कत नहीं। नहीं सर। लेकिन वो ट्रस्ट के जो बेनिफिशियरी है वो बच्चे, अनाथ आश्रम है ना, तो बच्चे वो बच्चों के बेनिफिट के लिए वो तो रोड पे आ जाएंगे ना, तो केस तो कर सकते हैं। केस का सॉल्यूशन क्या होगा डिपेंड्स, लेकिन वो केस तो कर सकते हैं। भले वो जमीन मेरा बेच तेरे को रहा, कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी कौन हुआ? हम और तुम। मैं और आप। लेकिन बेटा जी केस तो वो बेनिफिशियरी भी कर सकते हैं। अगर फैमिली का बंटवारा हो रहा है, फैमिली का बंटवारा, फैमिली सेटलमेंट, तो जनरली घर के भाई लोग प्रॉपर्टी के मालिक है। मान लो एक पापा के 3 बेटे, तो पापा का डेथ हो गया और अब परिवार का बंटवारा हो रहा है, तो हिसाब से तो 3 भाई फैमिली के हेड हो गए, कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में होगा। बट फैमिली के बाकी मेंबर भी केस कर सकते हैं अगर उनको लग रहा है मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, हम कॉन्ट्रैक्ट किसी और को असाइन कर दिया कि आज से हम डील नहीं करेगा। राजा को हम बोल रहे, राजा मेरा तबियत देख बहुत खराब है, नहीं पढ़ा पाएगा, अभिषेक सर तेरे को पढ़ा देंगे। कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था? राजा और नीरज। लेकिन अभी हम किसी और को असाइन कर दिया। असाइनमेंट मतलब अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी और को पूरा करने के लिए दे दिया। तुम भी मान गया, मान ले तुम नहीं मानता तब तो बात ही नहीं होता, तब तो ये असाइनमेंट होता क्या? तुम बोल देता नहीं सर हम तो अभिषेक सर से नहीं पढ़ेंगे, हम तो आप ही से पढ़ने के लिए पैसा दिए थे, आपको पढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ तो असाइनमेंट होता ही नहीं। लेकिन लेट से तुम मान गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में था? मेरे और आपके बीच में। और थर्ड पार्टी कौन हो गया यहाँ पे जिसको असाइन किया? अभिषेक सर। अब मान ले तुम पढ़ लिया और फीस नहीं दिया, क्या अभिषेक सर तेरे पे केस कर सकते हैं? सर कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। हाँ, तेरा कॉमन सेंस भी क्या बोल रहा है? हाँ सर, क्योंकि हम तो मान ही गए थे ना कि अभिषेक सर पढ़ा देंगे, और अब हम पढ़ भी लिए उनसे। अब तुम इस बात पे केस रोक सकता है क्या कि अरे नीरज सर और मेरा कॉन्ट्रैक्ट था ना, अभिषेक सर कौन है इसमें? केस करना है तो नीरज सर करे, अभिषेक सर क्यों करेंगे? लेकिन तेरा कॉमन सेंस क्या बोल रहा है, इनर फीलिंग क्या बोलता है कि नहीं सर यहाँ पे तो अभिषेक सर भी तो इन्वॉल्व हो गए थे ना, है ना? मैरिज वैरेज का कॉन्ट्रैक्ट तो वहां भी थर्ड पार्टी केस कर सकता है। शादी का कॉन्ट्रैक्ट जनरली लड़का और लड़की के माँ बाप के बीच में होता है, लड़का लड़की के बीच में होता है। लेकिन फैमिली का बाकी मेंबर भी अगर उसमें कुछ डिस्प्यूट है तो केस फाइल कर सकते हैं। कॉन्वेंट जमीन को लेके कोई भी झगड़ा है इंडिया में ना, जमीन का लीगल इलीगलिटी बहुत है बेटा। नकली पेपर बना के बहुत सारा बिल्डर लोग जो बदमाशी कर लेता है ना। तो जमीन का अगर कोई भी केस है राजा, भले ही मेरा हम तुमको बेच रहे हैं, थर्ड पार्टी बोल रहा है ये जमीन तो नीरज का था ही नहीं, लेकिन पेपर पे नीरज का ही दिख रहा है, हम नकली पेपर बनवा लिया था पहले ही, तो थर्ड पार्टी कोर्ट में पहले प्रूफ करेगा ना बेटा कि ये नीरज नकली पेपर बनवाया, मेरा जमीन था, नीरज धोखे से अपने नाम करा के बेच दिया।
लेकिन अभी तक जब तक कोई प्रूव नहीं हुआ वो तो थर्ड पार्टी है, तो क्या बेचारों को केस नहीं करने दे? अरे सर वो साबित कैसे करेगा अगर केस नहीं करेगा तो कि नीरज सर फ्रॉड किए, है ना? और इंडिया में जमीन को लेके ये बहुत होता है, नेता लोग और ये बिल्डर लोग आपस में भयानक गेम खेलते हैं। ठीक बात? तो वो भी केस, जमीन के मामले में कोई भी थर्ड पार्टी केस कर सकता है। ये दोनों पॉइंट छोड़ दो, ये दोनों पॉइंट सिलेबस में नहीं। हाँ ये वाला है एजेंट सिलेबस। हाँ ये वाला है, ये एक्नॉलेजमेंट वाला छोड़ दो, एजेंट वाला पॉइंट काम का है। सर एजेंट भी केस कर सकते हैं। हाँ तुम्हारे मेरे डील करवाने में एक एजेंट इन्वॉल्व था, ठीक बात? अब तुम और हम कॉन्ट्रैक्ट का कोई पॉइंट तोड़ रहे हैं तो कोर्ट में एजेंट भी जा सकता है, हालांकि डील तो तेरा मेरा था, पेपर पे नाम तेरा मेरा है ना? हाँ सर। ये हुआ कहानी। आखिरी टॉपिक और यूनिट 2 खत्म करते हैं। ये हम लोग पढ़ लिए। हाँ ये रहा। हाँ सर अभी तक हम लोग ऊपर पढ़े बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड, है ना? विदाउट कंसिडरेशन अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। वॉइड। लेकिन कभी कभी बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है। सेक्शन नंबर याद कर लेना, सेक्शन 25, दो ही जगह सेक्शन याद कराए हैं, सेक्शन 10 सेक्शन 25। सर नेचुरल लव एंड अफेक्शन का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, वहां पे कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। हम तेरे को प्यार से घड़ी गिफ्ट कर दिया, क्या यहाँ पे तुम बदले में मेरे को कुछ देगा क्या? नहीं सर। नेचुरल लव एंड अफेक्शन में घड़ी दे दिया, तो बदले में तो मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है ना। बट क्या ये कॉन्ट्रैक्ट तेरे को खराब नजर आ रहा है, वॉइड नजर आ रहा है, इनवैलिड नजर आ रहा है? नहीं सर। क्या दिक्कत है? अब तेरे मन में आ रहा होगा सर घड़ी का कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है? है ना? चल इस घड़ी को जमीन से बदल दे, गाड़ी से बदल दे। दादाजी तेरे नाम पे, तेरे दादाजी प्यार मोहब्बत में तेरे को एक जमीन का टुकड़ा दे दिए, बेटा जी बिना पेपर वर्क के तुम इनका तुम मालिक बन पाएगा? नहीं। वैसे मान लो कोई का गाड़ी, तुम किसी का गाड़ी खरीदे, अपना गाड़ी किसी को दे दे, ऐसे ही ऐसे खरीदे भाई, मत यूज कर, तुम ऐसे अपना गाड़ी किसी को दे दे, बेटा पेपर पे लेके निकलेगा ना, चोरी का गाड़ी का केस हो जाएगा अगर डॉक्यूमेंट मेरे नाम पे नहीं है तो। तुम अपना गाड़ी मेरे को दे दिया ऐसे, सर आप रखिए आप चलाइए, दे दिया, अब रोड पे तो पुलिस पकड़ेगा तो मेरे को तो पेपर दिखाना पड़ेगा ना, तो डॉक्यूमेंट तो बनना पड़ेगा। बट अभी दोनों ही जो एग्जांपल था, दादाजी का प्रॉपर्टी और तेरा गाड़ी मेरे को, दोनों ही में कंसिडरेशन तो नहीं था क्योंकि नेचुरल लव एंड अफेक्शन में दे रहे। तो सर बिना कंसिडरेशन के भी वो वैलिड होता है कि नहीं होता वैसा बाजार में? होता सर। हाँ तो वही बोला। हाँ लेकिन क्या बात बोला, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में होना चाहिए, पार्टी का नियर रिलेशनशिप होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए ये, और रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसीलिए हम जमीन और गाड़ी का रजिस्टर्ड। जमीन और गाड़ी बिना रजिस्टर्ड के ट्रांसफर होता है? नहीं नहीं। हाँ इसीलिए वो घड़ी वाला एग्जांपल फालतू था यहाँ पे। पास्ट वॉलंटरी सर्विस, तुम मेरे लिए पहले कुछ किया था या हम तेरे लिए पहले कुछ किया था, तब एक दूसरे को कुछ नहीं दिए थे। मान ले हम तेरे को ट्यूशन पढ़ा दिया, बदले में कोई पैसा नहीं लिया, और बाद में तुम बड़ा आदमी बन गया और मेरे को एक गाड़ी दे दिया। अब हम बोला बेटा गाड़ी का पैसा कितना हुआ, तुम बोला सर आप भी तो पहले ऐसे ही पढ़ाए थे मेरे को, उसके बदले में समझ लीजिए। तो तुम मेरा पास्ट वॉलंटरी सर्विस के लिए मेरे को आज कुछ दे रहे हैं, क्या आप बदले में कुछ देना जरूरी लग रहा है? नहीं सर। नहीं, तो भी ये वैलिड है? हाँ सर। हाँ सर। तो ठीक है ना। इसके अलावा तुम्हारा बुक यूज किया 2-3, इसमें काट क्यों दिया ये लोग पॉइंट को? तो हम लोग ये पढ़ लिए पास वॉलंटरी सर्विस, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। हाँ एक पढ़ते हैं एजेंसी, एक बार ये प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डेट को हाथ में रखते हैं। एजेंसी जनरली इंडिया में ना किसी को अपना एजेंट बनाने के लिए उससे कुछ क्या बोलते हैं डिपॉजिट लेना पड़ता है। जैसे मान ले मेरा भाई को टाटा संपूर्ण का एजेंसी मिल रहा था, बदले में वो लोग बोला आपको 5 लाख रुपए एजेंसी फीस देना पड़ेगा।
तो उसको वो लोग अपना एजेंसी देगा, बदले में फीस लेगा, कंसिडरेशन हो गया ना। हाँ। लेकिन कभी कभी ये एजेंसी बिना पैसे के भी मिलता है, क्योंकि मेरा भाई उस एरिया में बहुत बढ़िया डीलर है, उसका बहुत बढ़िया एरिया में दुकान है। वो बोला कि हमको नहीं देना है, कोई पैसा नहीं चाहिए, आपका एजेंसी रखिए। वो लोग को लगा अरे भाई इतना बढ़िया लोकेलिटी में दुकान है, अगर इसको एजेंसी देंगे तो बहुत माल बिकेगा। तो वो लोग बोले कि ठीक है, काम कीजिए, आप एजेंसी फीस आपको माफ है, आप ऐसे ही एजेंट बन जाइए। मेरा भाई बोला तब ठीक है। तो यहाँ वो लोग एजेंसी दिया, बदले में कुछ लिया क्या? नहीं सर। तो भी वो एजेंसी वैलिड है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो एजेंसी क्रिएशन के लिए कोई बदले में नहीं हो तो भी वैलिड है। सर गिफ्ट मिला, गिफ्ट। सर गिफ्ट और नेचुरल लव तो एक ही हो गया ना? नहीं, हाँ सर। नेचुरल लव में बोला था रिलेटेड पर्सन होना चाहिए, कुछ किस्म का रिलेशनशिप होना चाहिए, हाँ, नियर और रिलेशनशिप, रजिस्टर्ड भी नियर। होना चाहिए। यहाँ पे गिफ्ट में नियर रिलेशनशिप नहीं हो तो भी चलेगा। ओके। चैरिटी, चैरिटी के बदले में कुछ मिलता है क्या? चैरिटी डोनेशन, नहीं। तो वो क्या वैलिड नहीं होता? हमें कहना एनजीओ में गया, वहां पे 3 कंप्यूटर डोनेट करके आ गया पढ़ने के लिए, ठीक है, क्या वो लोग चैरिटी वाला मेरे को कुछ देगा क्या बदले में? नहीं सर। हाँ देगा ना, दुआ। हाँ, दुआ सर तो। वो कोई कंसिडरेशन नहीं है सर लॉ की लैंग्वेज में। हम्म। तो सर लेकिन फिर भी वो लैपटॉप गिफ्ट करने के इनवैलिड हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है? नहीं सर। नहीं, वैलिड है सर। आखिरी बताइए, बेलमेंट को अभी मत पढ़ो, बेलमेंट एक चैप्टर आएगा तब पढ़ाएंगे। अभी एक आखिरी बचा, ठीक है। टाइम बैरेट डेप्ट। टाइम बैरेट डेप्ट क्या होता है? इंडिया में ना एक लॉ है, लिमिटेशन एक्ट, वहां पे एक चीज लिखा हुआ है कि किसी भी केस में केस करने का एक टाइम होना चाहिए। हम तेरे को लोन दिया और हम बोला था 3 साल में लोन लौटा देना, तुम बोला हाँ ठीक है। अब 3 साल पूरा हो गया, तुम लोन नहीं लौटा रहे, हम केस करेगा तेरे ऊपर? हाँ। केस करने का कोई टाइम लिमिट होना चाहिए कि 10 साल, 20 साल, 100 साल, 1000 साल, कभी भी केस कर दे, नहीं, जब लिमिट मन तो आए होना तब उठ चाहिए। के कोर्ट चले जाएं? नहीं ना, सब कोई टाइम लिमिट होना चाहिए नहीं ना। सर। हाँ, तो जैसे हाँ। एग्जांपल दे रहा है, लोन के केस में 6 ईयर का टाइम लिमिट होता है, ऐसा बहुत सारा केस में अलग अलग टाइम लिमिट होता है। तुम एक याद कर ले, लोन के केस में 6 ईयर का टाइम लिमिट होता है, मतलब लोन जिस दिन चुकाने का डेट आ गया था, हम 2021 में लोन दिया था, 2024 में लोन चुकाने का डेट है, हाँ। 2030 तक हम तुम पे केस कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। हम इतना दिन सोया क्यों रहा? सर 6 साल आप केस नहीं किए, आप कर क्या रहे थे? है ना, हाँ। लॉ भी यही बोलता है, 6 साल सो रहा था क्या? तो बेटा जी, अगर ऐसा कुछ भी बात है, अब 6 साल पूरा हो गया, अब वो जो तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट था लोन का, वो हो गया ओवर, लैप्स लैप्स। हाँ। अब अचानक तुम्हारे पास कहीं से पैसा आ गया और तेरे मन में लगा कि नहीं, नीरज सर का पैसा तो नहीं मारेंगे, तुम भला आदमी है, तुमको लगा किसी का पैसा नहीं मारना चाहिए लाइफ में, चलो दे देते हैं, ठीक है। हाँ। तुम मेरे को आज पैसा दे रहा, मान लो 6 साल पूरा नहीं हुआ, 2032 में तुम मेरे को पैसा दे रहे, तुम आज मेरे को पैसा दे रहा, बदले में तेरे को कुछ मिल रहा है क्या? नहीं सर। लेकिन ये जो तुम पैसा दे रहे हो, एग्रीमेंट में लिखा के देगा कि नीरज सर हम आपको पैसा दे रहे हैं, ताकि प्रूफ रहे तेरे पास। वो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था वो तो लैप्स हो चुका, तो अब ये मत बोलो सर वो कॉन्ट्रैक्ट के बदले में ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, नहीं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट लैप्स, एक बार कॉन्ट्रैक्ट लैप्स तो लॉ, फिर लॉ की नजर में खाली कागज का पुर्जा और कुछ नहीं है, पीस ऑफ पेपर और कुछ नहीं, ठीक। तो तुम मेरे को आज मेरा लोन चुका रहा है 2032 में, टाइम बैरेट डेप्ट, मतलब टाइम पूरा होने के बाद उधार चुका रहे हैं, बदले में तो तेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा है, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। हाँ सर ठीक ही तो है, दे रहे हैं आपको आपका पैसा, इसमें लॉग हो क्या दिक्कत है? बदले में कुछ क्यों मिलना चाहिए? हो तो गया। हाँ। ये तो एडजस्टमेंट है ना एक टाइप का। हाँ सर। हाँ, तो लॉ बोलता हाँ ठीक है, कोई हमको दिक्कत नहीं। तो ये हुआ तुम्हारा, कब कब विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, ठीक है। हाँ। तो ये था ये चैप्टर, यूनिट 2 खत्म। नेक्स्ट क्लास में यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है।